हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम में तो मैंने 4 क्वेश्चन पेपर जो हैं वो आज अपलोड कर दिए हैं 2017, 18, 19, 20 के। और ये क्योंकि कल सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का एग्ज़ाम है 22 जुलाई को, ठीक है। आपका 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा। आज 21 तारीख है। तो इंग्लिश में जो मैंने 400 क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं आज, तो कुछ हिंदी वाले बच्चों की डिमांड आई है कि सर हमें भी कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दीजिएगा। तो मैंने मॉडल टेस्ट पेपर 1 अपलोड किया था, तो मैं ऑडिटिंग का मॉडल टेस्ट पेपर 2 अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोड कर चुका हूँ ऑडिटिंग के, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हो तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी अपने ग्रुप में भेजते रहिएगा, ठीक है, ताकि आपके सभी फ्रेंड्स भी बेनिफिट ले सकें। दूसरा, ऑडिटिंग की 2 प्लेलिस्ट हैं। एक है ऑडिटिंग चैप्टर वाइज क्वेश्चंस और एक है ऑडिटिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में भी और चैप्टर वाइज में भी। तो आप प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट करिएगा, ठीक है। और कल सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का एग्ज़ाम है, तो मैं एक जो है मॉडल टेस्ट पेपर 2 और मॉडल टेस्ट पेपर 3 अपलोड करूंगा। दोनों की अलग अलग मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है व्यूवर्स, क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब इसमें जो आंसर हैं, एक्चुअली इंग्लिश में तो मैंने आंसर बाद में बताए थे, बट हिंदी में थोड़े से ये सामने ही ऑप्शन लगे हुए हैं। उसमें ABCD थे, इसमें 1 2 3 4 हैं। तो थोड़ा सा टाइम भी नहीं मिला मेरे को इतना, और कल आपका एग्ज़ाम भी है, तो आप इसकी स्टडी कर लीजिएगा और आपको और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें प्रीवियस ईयर के आए हुए सभी क्वेश्चंस को शामिल कर लिया गया है, सभी यूनिवर्सिटीज़ के, चाहे वो आगरा यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो बनारस यूनिवर्सिटी हो, चाहे सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ हो। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के मैंने क्वेश्चन पेपर्स इसमें कलेक्ट किए हैं। चलिए, नंबर फर्स्ट है कि लागत अंकेक्षण में शामिल है। तो ऑप्शन 4 सही है कि उपयुक्त सभी का, मतलब स्टोर्स एवं अतिरिक्त पुर्जों का अंकेक्षण, सामग्री श्रम व्यय का अंकेक्षण और चालू माल का अंकेक्षण, तो ये सभी इसमें सभी शामिल है। चिट्ठा अंकेक्षण से क्या आशय है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर है कि चिट्ठे की मदों का अंकेक्षण। एक लिखित योजना जिसमें किसी अंकेक्षण विशेष से संबंधित विस्तृत विवरण कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है 2 अंकेक्षण कार्यक्रम। वार्षिक सभा द्वारा अंकेक्षक नियुक्त न करने पर उसकी सूचना केंद्र सरकार को न देने पर जुर्माना कितने रुपए तक हो सकता है? तो वो हो सकता है 500 रुपये का। कुछ विशिष्ट मामलों में अलावा कुछ विशिष्ट मामलों के अलावा सेवानिवृत्त अंकेक्षक स्वतः ही एक पुनः नियुक्त हो जाता है। अंकेक्षक के त्यागपत्र देने के अतिरिक्त अन्य परिस्थितियों में उत्पन्न आकस्मिक रिक्तता की पूर्ति की जा सकती है, तो वो साधारण सभा या अंशधारियों द्वारा, ठीक है, अंशधारी नहीं, अंशधारियों द्वारा। एक कंपनी अंकेक्षक को सामान्य सभा की बैठक का नोटिस पाने या प्राप्त करने का अधिकार कंपनीज अधिनियम की धारा के अंतर्गत है। तो इसका थोड़ा सा स्टूडेंट्स आंसर में मेरे को कन्फ्यूज़न है, तो ये मैं आपसे डिस्कस नहीं करूँगा। चालू अंकेक्षण से तात्पर्य है, ये 2 नंबर का ऑप्शन ही सही है कि अंतिम खाते तैयार होने से पूर्व अंकेक्षण, ठीक है। अंकेक्षण का प्रमुख उद्देश्य है, तो वो है 4 नंबर का, कि निर्धारण करना कि क्या वित्तीय विवरण संगठन की वास्तविक वित्तीय स्थिति और क्रियाकलापों के परिणामों का उचित प्रतिनिधित्व करते हैं। क्वेश्चन 10, अब तो खैर कंपनी अधिनियम 2013 है, तो ये पुराना ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसको कंपनी अधिनियम 2013 मान के पढ़ेंगे। तो कंपनी अधिनियम 2013 में एक अंकेक्षक के अधिकारों तथा शक्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक
सम्मिलित नहीं है। 1 नंबर, सभा बुलाने का अधिकार। अंकेक्षक को ईमानदार होना चाहिए, इस कथन का प्रयोग किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये किया गया 4 नंबर, लंदन व जनरल बैंक केस मामले में। प्रबंध अंकेक्षण, अब इसमें देखिए आपको 4 दे रखे हैं, अब आपको इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है, मीन्स कि फर्स्ट और थर्ड पॉइंट सही है कि प्रबंध अंकेक्षण में 1 नंबर कि निष्पत्ति अंकेक्षण को सम्मिलित कर सकता है, और 3 नंबर कि औचित्य अंकेक्षण को सम्मिलित कर सकता है। ठीक है, चलिए 13 है, निम्नलिखित में से दीवानी दायित्व में सम्मिलित है। तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं कि कर्तव्य भंग के लिए दायित्व और लापरवाही के लिए दायित्व। तो ऑप्शन 4 ठीक है, ए और बी दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, कंपनी के प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है, तो वो संचालक मंडल के द्वारा की जाती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अंकेक्षक व्यवहार समिति का परिवर्तित नाम है। 3 नंबर, अंकेक्षण तथा आश्वासन मानक मंडल। निम्नलिखित में से किस संस्था में ऐच्छिक अंकेक्षण होता है? 3 नंबर, एकाकी व्यापार में, जो सोल ट्रेडिंग होती है। लेखा कर्म वहाँ से प्रारंभ होता है जहाँ 3 नंबर कि पुस्तपालन समाप्त होता है। अंकेक्षण का उद्गम स्थल किस देश को माना जाता है? इंग्लैंड को। अंकेक्षण वहीं से प्रारंभ होता है जहाँ 3 नंबर लेखाकर्म समाप्त होता है। अंकेक्षण से तात्पर्य है 2 ऑप्शन कि लेखा पुस्तकों की जांच करना। साझेदारी फर्म के अंकेक्षक को निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? तो कोई भी योग्य व्यक्ति हो सकता है, वो किसी साझेदारी फर्म के खातों के अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य है, तो वो होता है अशुद्धियों तथा कपटों को खोजना। अंतरिम अंकेक्षण इनमें से किस कार्य के लिए आवश्यक है? तो इसमें आपका 2 नंबर का ऑप्शन सही है कि अंतरिम लाभांश की घोषणा हेतु। ठीक है स्टूडेंट्स, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर दे रखा है, अगर किसी को इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो कांटेक्ट कर सकता है उस मोबाइल नंबर पर, और उसमें आप जब कुछ नॉर्मल सा अमाउंट डिपॉजिट कर देंगे, उसमें मैंने लिख रखा है कि 100 रुपीज़ के आपको 400 से 500 MCQs का एक क्वेश्चन बैंक दे दिया जाएगा केवल 100 रुपीज़ में। और अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के पेपर्स चाहते हैं तो वो 20 रुपये पर पेपर आपको सॉल्व उसकी PDF मिलेगी। तो किसी को चाहिए हो तो वो आप जो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है तो आप उसमें मेरे को कॉल कर सकते हैं। निम्नांकित में से किस संगठन के लिए अंकेक्षण अनिवार्य है? तो उपयुक्त सभी के लिए है, जो धर्मार्थ संस्था या सहकारी समिति होती है उसके लिए भी, सार्वजनिक निगम के लिए भी और कंपनी के लिए भी, तो सभी के लिए अनिवार्य होता है। सामयिक अंकेक्षण उपयोगी होता है। ऑप्शन 1 कि जिस व्यवसाय में गहन जांच की आवश्यकता नहीं होती। सामयिक अंकेक्षण किया जाता है, जो सामयिक अंकेक्षण होता है वो वर्ष के अंत में किया जाता है। लेखांकन की आवश्यकता है, तो देखिए तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही है कि व्यवसाय को जीवित रखने के लिए, व्यवसाय की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए और व्यवसाय की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए। तो 4 नंबर ऑप्शन ठीक है, उपयुक्त सभी। चालू अंकेक्षण का प्रमुख दोष है, तो 4 नंबर सही है कि गहन किए गए खातों में परिवर्तन की संभावना। पुस्तपालन का उद्देश्य क्या है? तो 2 नंबर का ऑप्शन सही है कि हिसाब किताब रखना। निम्नांकित में से
क्या पुस्तपालन में सम्मिलित माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 कि 1 और 2 दोनों, यानी कि खाता बही में खतौनी करके खातों का शेष निकालना और प्रारंभिक पुस्तकों में व्यवहारों को लिखना, तो दोनों को शामिल किया जाता है। व्यवसाय के अंतिम खाते शीघ्र तैयार करने आवश्यक हो तो ऐसी दशा में अंकेक्षण का कौन सा प्रकार अधिक उपयुक्त होगा? तो वो होगा 2 नंबर का ऑप्शन, चालू अंकेक्षण, है ना, कंटिन्यूअस ऑडिट। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 32। साझेदारी व्यवसाय के लिए अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है समझौते द्वारा। चालू अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य है विस्तृत एवं गहन जांच। संगठन में आंतरिक अंकेक्षण के लिए आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रबंधकों द्वारा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के व्यावसायिक संगठन के लिए अंकेक्षण अनिवार्य है? संयुक्त पूंजी वाली कंपनियों की। निम्नलिखित में से किसके लिए अंकेक्षण करना अनिवार्य नहीं है? पेशेवर फर्म के लिए। संयुक्त पूंजी वाली कंपनियों का अंकेक्षण कराने का सबसे प्रमुख उद्देश्य है, तो वो होता है वैधानिक औपचारिकताओं की पूर्ति करना। स्थिति विवरण अंकेक्षण या आर्थिक चिट्ठा अंकेक्षण के अंतर्गत 2 ऑप्शन केवल संपत्तियों तथा दायित्वों का अंकेक्षण होता है। परीक्षण जांच में की जाती है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, कि मदों के आदर्श नमूनों की जांच। आंतरिक अंकेक्षण उपयोगी है, तो ऑप्शन 4 ठीक है, उपयुक्त सभी की, मतलब मदों के गहन अंकेक्षण में, अशुद्धियों तथा कपटों को खोजने में और अशुद्धियों तथा कपटों की रोकथाम में। ठीक है, तो ऑप्शन 4 ठीक है, उपयुक्त सभी। साझेदारी फर्म के अंकेक्षक की योग्यता के संबंध में सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो इसमें 4 नंबर सही है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होना आवश्यक नहीं है। स्थिति विवरण अंकेक्षण उपयोगी होता है यदि व्यवसाय बड़ा हो। किसी साझेदारी फर्म के अंकेक्षक के कर्तव्य निर्धारित होते हैं। 2 नंबर कि साझेदारों व अंकेक्षक के मध्य समझौते से। भारत में बैंकिंग अधिनियम कब लागू हुआ है? सन 1949 में। राष्ट्रीयकृत बैंक के अंकेक्षक का पारिश्रमिक कौन निर्धारित करता है? ठीक है, तो वो करता है केंद्र सरकार की सलाह से रिजर्व बैंक। बैंकिंग कंपनी में निम्नांकित में से किस प्रकार का अंकेक्षण कराया जाएगा? चालू अंकेक्षण। किसी संस्था के खातों की गहन जांच किसी विशेष उद्देश्य से किए जाने पर उसे कहते हैं हम अनुसंधान। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन। क्वेश्चन 48। कंपनी अंकेक्षक के रूप में नियुक्ति के योग्य है। देखिए 4 नंबर है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि कंपनी कोई भी योग्य लेखपाल भी नहीं हो सकता, कंपनी का कर्मचारी भी नहीं हो सकता और कंपनी का अधिकारी भी नहीं हो सकता। तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, सीए होते हैं, उसकी योग्यता सरकार ने रखी है, तो वही होना चाहिए। अंकेक्षण कार्यक्रम में अंकेक्षण संबंधी कार्य की योजना किसके द्वारा तैयार की जाती है? स्वयं अंकेक्षक द्वारा। लागत अंकेक्षण से तात्पर्य है लागत लेखों का अंकेक्षण। प्रमाणन का संबंध इनमें से किससे होता है? 4 नंबर उपयुक्त सभी से, मतलब नकद भुगतान से भी होता है, उधार व्यवहारों से भी होता है और नकद प्राप्ति से भी होता है। तो 4 नंबर सही है, उपयुक्त सभी से। भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 233A के अनुसार केंद्र सरकार
किसी कंपनी के लिए विशेष अंकेक्षक की नियुक्ति कर सकती है यदि, तो तीनों परिस्थितियां बिल्कुल सही हैं कि कंपनी की शोधन क्षमता संदेहास्पद हो, व्यवसाय को भारी हानि होने की संभावना हो, या व्यवसाय का संचालन स्वस्थ व्यापारिक सिद्धांतों के आधार पर नहीं हो रहा हो, है ना। तो 4 नंबर ठीक है, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। परिव्यय अंकेक्षक जो कॉस्ट ऑडिट होता है अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? केंद्र सरकार को। निम्नांकित में से किसके संबंध में कंपनी अंकेक्षक का दीवानी दायित्व होता है? वो होता है प्रविवरण में मिथ्या वर्णन। कंपनी के संचालक मंडल को कंपनी के प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति इस अवधि में कर देनी चाहिए। तो कंपनी के पंजीकरण के 1 माह में, यानी जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो 1 महीने के अंदर अंदर संचालक मंडल को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी के प्रथम अंकेक्षक की अपॉइंटमेंट कर देना चाहिए। कंपनी की साधारण सभा में अंकेक्षक का उपस्थित होना उसका अधिकार है। निम्नांकित में से कौन सा कंपनी अंकेक्षक का दीवानी दायित्व होगा? तो वो होगा रिपोर्ट में गलत सूचना देना। आंतरिक निरीक्षण के अंतर्गत जांच का कार्य किया जाता है तो वो संस्था के कर्मचारियों द्वारा ही किया जाता है। प्रबंध अंकेक्षण से तात्पर्य, तो 2 नंबर, यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन कि प्रबंधकों के उद्देश्यों व कार्यों की विधिवत जांच आंतरिक अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो देखिए पहला पॉइंट कि वैधानिक औपचारिकताओं की पूर्ति, और थर्ड पॉइंट व्यवसाय का कुशल संचालन। तो ऑप्शन नंबर 4 ठीक है, 1 और 3 दोनों। चालू अंकेक्षण है वो एक नियमित अंकेक्षण है, रेगुलर चलता रहता है। निम्नांकित में से कौन सा अंकेक्षण सर्वाधिक विस्तृत होता है? चालू अंकेक्षण, कॉन्टिन्यूअस ऑडिट। आंतरिक निरीक्षण निम्नांकित में से किसका भाग है? तो वो है आंतरिक नियंत्रण का। अंतरिम अंकेक्षक निम्नांकित में से किसके लिए सहायक होता है? वो अंतरिम अंकेक्षण के लिए सहायक होता है। निम्नांकित में से सही कथन का चयन कीजिए। तो 3 नंबर सही है कि आंतरिक अंकेक्षण आंतरिक नियंत्रण का भाग है। निम्नांकित में से क्या अंकेक्षण नोटबुक में शामिल होता है? तो ये तीनों ही शामिल होते हैं कि किए गए कार्य का विवरण, ऐसी मदों के संबंध में टिप्पणी जिनका स्पष्टीकरण, व्याख्या आदि आवश्यक है, और संदर्भ के लिए तिथियों एवं अप्राप्य तथा अपूर्ण प्रमाणकों की सूची। तो 4 नंबर ठीक है, उपयुक्त सभी। दायित्वों के समापन के लिए अंकेक्षक द्वारा उनके संबंध में निम्नांकित जांच की जाती है। तो इसमें भी तीनों पॉइंट्स इंक्लूड हैं कि दायित्व व्यापार से संबंधित है या नहीं, दायित्व पूर्ण रूप से अधिकृत है या नहीं, दायित्व चिट्ठे में सही मूल्य पर दर्शाए गए हैं या नहीं। ठीक है, तो 4 नंबर सही है, उपयुक्त सभी। संपत्तियों के सत्यापन में शामिल है, तो इसमें भी तीनों पॉइंट शामिल हैं आपके कि संपत्तियों के मूल्यांकन की जांच, संपत्तियों का भौतिक सत्यापन और संपत्तियों के स्वामित्व का सत्यापन। तो तीनों पॉइंट इंक्लूड है, यानी उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। कंपनी के अंकेक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वार्षिक सभा में अंशधारियों द्वारा। ठीक है, वार्षिक सभा में अंशधारियों द्वारा। किसी अंकेक्षक द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के कारण उसकी रिक्ति पर नवीन नियुक्ति करेगा, तो वो करेगी अंशधारियों की साधारण सभा। सरकारी अंकेक्षण से तात्पर्य है, वो है सरकारी विभागों के खातों का अंकेक्षण। गहन अंकेक्षण से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर 1 कि कुछ मदों का गहन अंकेक्षण।
अंकेक्षक का पारिश्रमिक निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? वो होता है नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी। आंतरिक अंकेक्षण सहायक नहीं होता है आंतरिक जांच में। कंपनी नियुक्त किए गए अंकेक्षक की नियुक्ति की सूचना कितने दिनों के अंदर या भीतर सरकार को देगी? 7 दिन। अंकेक्षक अपनी नियुक्ति को स्वीकार करने के संबंध में कंपनी पंजीयक को कितने दिन में लिखित सूचना देगा? 30 दिन में। वैधानिक अंकेक्षक के कार्यक्षेत्र का निर्धारण होता है कानून द्वारा। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति कंपनी के अंकेक्षक के रूप में नियुक्त होने योग्य है? 1 नंबर, सिर्फ याद रखना जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, ठीक है, सीए हो, बाकी और कोई नहीं। एक कंपनी के अंकेक्षक को हटाने में सक्षम है तो वो साधारण सभा। एक संयुक्त पूंजी कंपनी में अंकेक्षक की नियुक्ति किस अवधि के लिए की जाती है? ठीक है, संयुक्त पूंजी कंपनी पूछ रहा है। वैसे तो 5 वर्ष के लिए की जाती है, ठीक है, लेकिन जो संयुक्त पूंजी कंपनी होती है उसमें केवल 1 वर्ष के लिए की जाती है। ठीक है, चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंकेक्षक डैश कुत्ते के समान है तो रखवाली करने वाले। एक अंकेक्षक 25 लाख रुपए से अधिक प्रदत्त पूंजी वाली अधिकतम कितनी कंपनियों का अंकेक्षक बन सकता है? तो सही आंसर है 10। वैसे तो अंकेक्षक जो है 20 से ज़्यादा कंपनियों का वो नहीं बन सकता एक बार में, लेकिन अगर कंडीशन दे दी जाए कि 25 लाख रुपए से अधिक प्रदत्त पूंजी वाली कंपनी, तो उसमें केवल 10 होते हैं। अंकेक्षक को पारिश्रमिक का भुगतान नहीं मिले तो वह 3 नंबर, उसे न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना चाहिए। एक सार्वजनिक कंपनी का अंकेक्षक नियुक्त किया जाता है, ठीक है, तो सामान्य सभा में अंशधारियों द्वारा। अंकेक्षक को अपना कार्य उचित सावधानी व चतुराई से करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। टाटा मोटर्स द्वारा अंकेक्षण कराया जाता है, 2 नंबर सही है, कानूनी या वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। यदि संस्था में लेन देनों की संख्या अत्यधिक हो तथा अंतिम खाते शीघ्र तैयार करना वांछित हो तो किस प्रकार की ऑडिट उपयुक्त होगी? चालू अंकेक्षण। कंपनी का एक कर्मचारी कंपनी का अंकेक्षक नहीं हो सकता क्योंकि 3 नंबर कि यह कानून द्वारा प्रतिबंधित है। सामयिक अंकेक्षण का अन्य नाम है, तो ये भी वार्षिक अंकेक्षण भी नाम है, अंतिम अंकेक्षण भी नाम है, और इसमें जो थर्ड पॉइंट है वो भी है, पूर्णकृत अंकेक्षण भी है। तो सही आंसर है आपका इसमें 4 नंबर, ठीक है, उपयुक्त सभी। एक कंपनी अंकेक्षक एक समय में अधिकतम कितनी कंपनियों के अंकेक्षण का अनुबंध कर सकता है? देखिए मैं आपको बता रहा था, तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में और देखिएगा जो 82 नंबर का है सामने ही आपके, तो दोनों में अंतर है। तो अगर 25 लाख रुपए से अधिक प्रदत्त पूंजी वाली अधिकतम, तो वो केवल 10 कंपनियों का ही अंकेक्षक बन सकता है, ठीक है। लेकिन अगर एक कंपनी अंकेक्षण एक समय में अधिकतम 20 कंपनियों के अंकेक्षण का अनुबंध कर सकता है, दोनों कंडीशन में अंतर है। सामयिक अंकेक्षण उन संस्थाओं के लिए उपयोगी होता है, तो तीनों ही ठीक है कि जहां संस्था का आकार छोटा हो, जहां अंतिम खातों की शीघ्र आवश्यकता ना हो और जहां आंतरिक निरीक्षण संतोषप्रद हो, ठीक है। तो 4 नंबर ठीक है, उपयुक्त सभी दिशाओं में। औचित्य अंकेक्षण में इसकी जांच की जाती है तो प्रबंधकों के निर्णयों की। अंकेक्षण के खातों के 100% सत्यता, अंकेक्षण से खातों की 100% सत्यता की गारंटी प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि अंकेक्षक 1 नंबर भी एक मनुष्य है जो गलती कर सकता है। आयोजन एवं संचय में महत्वपूर्ण अंतर है, 2 नंबर सही है कि आयोजन किसी विशेष उद्देश्य से बनाए जाते हैं,
जबकि संचय सामान्य उद्देश्य के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आयोजन किसी विशेष उद्देश्य से बनाए जाते हैं, जबकि संचय सामान्य उद्देश्य के लिए। आंतरिक निरीक्षण प्रणाली में, तो 2 नंबर का इसमें ऑप्शन आपका सही है कि प्रत्येक कर्मचारी के कार्य की जांच अन्य व्यक्ति द्वारा की जाती है। संदिग्ध दायित्व को दर्शाने का उचित स्थान है, तो वो है बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट में। ठीक है व्यूअर्स, तो ये आपका जो है अभी इसमें 4 क्वेश्चन कम है जो मैं आपसे अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। ठीक है, क्योंकि 100 क्वेश्चंस आते हैं। सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में तो आते ही हैं और अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी 100 क्वेश्चन ही आते हैं। तो उससे आगे के क्वेश्चन जो हैं वो मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। ठीक है व्यूअर्स, तो ये आपका मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2 है। हिंदी में मैं ऑलरेडी एक दे चुका हूँ पहले, तो आप प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हैं। तो कल का आपका एग्ज़ाम है 22 तारीख का सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का। बाकी अदर यूनिवर्सिटीज़ के भी अगर स्टूडेंट्स मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक आपके कमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। सभी पेपर्स में आपके जो है बहुत अच्छे पेपर्स आएँ, ये मैं भगवान से कामना करता हूँ, और आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके पास हो जाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।